कल्पना कीजिए एक 7 साल पुराने बिल्कुल अभेद्य राजनीतिक किले की। एक ऐसा किला जिसने दशकों तक बड़ी बड़ी राष्ट्रीय लहरों का सामना किया। बिल्कुल, और हर तरह की अंदरूनी बगावत को भी बड़ी आसानी से कुचल दिया। सही कहा। लेकिन 4 मई 2026 को ये किला किसी नई विपक्षी सेना ने नहीं गिराया। मतलब इसे ध्वस्त किया मीम्स ने, एक रणनीतिक चुप्पी ने और एक सिनेमाई सुपरस्टार के डेटा ड्रिवन कैंपेन ने। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही असाधारण घटना पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और आज का हमारा विषय है 2026 तमिलनाडु चुनाव, टीवीवीके का उदय। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि कैसे एक बिल्कुल नवगठित पार्टी ने तमिलनाडु की उस स्थापित राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें हिला दी जिसे लोग कभी अजेय मानते थे। पर हाँ, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात क्लियर कर दूं। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। आज के हमारे स्रोत में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह की राजनीति से जुड़े कई संवेदनशील बिंदु हैं। तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम बस फैक्ट्स और एनालिसिस को तटस्थ भाव से रख रहे हैं। तो चलिए सीधे उस दिन चलते हैं जब सच में एक भूकंप आया। 23 अप्रैल को जब वोटिंग हुई थी और फिर नतीजे आए। हाँ, मतलब 234 सीटों वाली विधानसभा में एक बिल्कुल नई पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम यानी टीवीके 108 सीटें जीत लेती है। ये आंकड़े अपने आप में चकराने वाले हैं। सच में चकराने वाले हैं। देखिए, 1967 में सीएन अन्नादुराई के नेतृत्व में जब डीएमके सत्ता में आई थी, तब से तमिलनाडु में पावर सिर्फ डीएमके और एआईएडीएम के बीच ही घूमती रही है। हाँ, एक बार वो एक बार वो। वही तो। लेकिन 2 फरवरी 2024 को अभिनेता सी जोसेफ विजय ने टीवीके बनाई और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने 34.92% का विशाल वोट शेयर हासिल कर लिया। वाह, लगभग 35%। हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो 1977 में जब एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके के साथ पहला चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 30.4% वोट मिले थे। अच्छा। और हाल ही की बात करें तो 2013 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का डेब्यू वोट शेयर 29.5% था और 2014 में वाईएसआरसीपी का 27.9%। टीवीके ने इन सभी रिकॉर्ड्स को एक ही झटके में तोड़ दिया। मतलब ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई नया स्टार्टअप बाजार में उतरे और पहले ही दिन 7 साल पुरानी मोनोपोली कंपनियों को सीधा बैंकरप्ट कर दे। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार को देखने आई भीड़ थी या इसके पीछे कोई बहुत ही बारीक गणित काम कर रहा था? ये सिर्फ सिनेमाई दीवानगी बिल्कुल नहीं थी। टीवीके की जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी स्ट्राइक रेट और वोटों का संघन होना था। उन्होंने हर 1% वोट शेयर के बदले औसतन 3 सीटें जीती। ओह, यानी उनका वोट वेस्ट नहीं हुआ। एकदम सही। दूसरी तरफ डीएमके ये अनुपात 2.5 पर थी और एआईएडीएमके केवल 2 पर अटक गई। इसका मतलब यह है कि टीवीके का वोट पूरे राज्य में पतला नहीं बिखरा था। उन्होंने अपनी ताकत को बहुत ही स्पेसिफिक इलाकों में फोकस किया। और मैंने जब उन इलाकों के आंकड़े देखे तो चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे बड़े शहरों में टीवीके का प्रदर्शन सच में हैरान करने वाला था। मतलब 36 में से 28 शहरी सीटें उन्होंने निकाल ली। चेन्नई तो डीएमके का एक ऐसा अभेद्य किला माना जाता था जहां विपक्ष सेंध तक नहीं लगा पाता था। वो बिल्कुल धो गया। सही कहा। शहरी पटन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका तो तब लगा जब खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी ही सुरक्षित सीट कोल्हापुर से हार गए। वेट, सच में? सीएम खुद हार गए अपनी सेफ सीट से? हाँ, और ये वो सीट थी जहां से वो पिछले 15 सालों से जीत रहे थे। उन्हें टीवीके के वीएस बाबू ने 7,731 वोटों से हराया। और दिलचस्प बात यह है कि बाबू पहले डीएमके के ही विधायक रह चुके थे। अरे वाह, ये तो घर का भेद ही लंका धाय वाली बात हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी चेपॉक सीट से बस 7,100 वोटों के मामूली अंतर से किसी तरह बच पाए, जबकि खुद विजय ने पेरम्बूर से 53,000 और ट्रिची ईस्ट से 26,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। स्रोत बताता है कि डीएमके के शासन में अगर हम उत्तर भारत के राज्यों से तुलना करें तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही थी। राज्य की जीडीपी बढ़ रही थी।
तो फिर जनता ने उस सरकार को क्यों निकाल दिया जो कागजों पर अच्छा कर रही थी? देखिए, आम मतदाता जीडीपी या मैक्रो इकोनॉमिक अंकों पर वोट नहीं देता, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर वोट देता है। मतलब उसकी अपनी जेब में क्या है? सही पकड़ा आपने। राज्य की ओवरऑल इकोनॉमी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थानीय युवाओं में भयंकर बेरोजगारी थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वालों की मजदूरी रुकी हुई थी और कानून व्यवस्था को लेकर भी भारी नाराजगी थी। अच्छा। एक और बड़ा कारण था सत्ता का अहंकार। डीएमके का एक बहुत ही आक्रामक आईटी सेल था जो हर तरह की आलोचना को ऑनलाइन दबा देता था। इससे युवा वर्ग में एक घुटन जैसी महसूस हो रही थी। पर ऐसे में तो विपक्ष का फायदा होना चाहिए ना? एआईएडीएमके कहाँ थी इस सब में? एआईएडीएमके की स्थिति वहां बहुत खराब थी। जयललिता के बाद उनके पास कोई ऐसा चमत्कारी नेता नहीं बचा जो इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा सके। उन्हें केवल 47 सीटें और 21.21% वोट मिले। जो वोट डीएमके से नाराज था वो एआईएडीएमके के पास जाने के बजाय सीधा टीवीके के पास चला गया। इसका मतलब नाराज युवाओं और महिलाओं ने सीधे सत्ता पलटने का ही फैसला कर लिया। वोटिंग पैटर्न भी यही बताते हैं। जहां महिला वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों के बराबर या थोड़ा ही ज्यादा था, वहां टीवीके ने भारी जीत दर्ज की। लेकिन जहां महिला टर्नआउट 5% से ज्यादा था, जो आमतौर पर गहरे ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पुरानी पार्टियों का पेट्रोनेज नेटवर्क काम कर गया। ये एकदम सटीक एनालिसिस है आपका। लेकिन सिर्फ युवाओं का गुस्सा चुनाव नहीं जिताता। उस गुस्से को सीटों में बदलने के लिए एक अचूक कैंपेन चाहिए। यहीं पे टीवीके की स्ट्रैटेजी बाकी सबसे अलग हो जाती है। उन्होंने एक एल्गोरिथमिक ऑरा बनाया। एल्गोरिथमिक ऑरा, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया? नहीं, ये सोशल मीडिया कैंपेन से बहुत आगे की चीज थी। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे आधव अर्जुना का दिमाग था, जो एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी और स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने इस चुनाव को डेटा ड्रिवन गवर्नेंस बनाम पुराने पेट्रोनेज सिस्टम की लड़ाई बना दिया। अच्छा, तो इस ऑरा का आखिर मैकेनिज्म क्या था? इसका असली तंत्र ये था कि उन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया को पूरी तरह बाईपास कर दिया। मतलब विजय ने कोई भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, कोई अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये तो मतलब किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की टीजर कैंपेन जैसा लगता है, जहां आप विपक्ष और मीडिया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। सब कुछ कंट्रोल्ड है। अब बस जनता के मन में सस्पेंस बनाए रखते हैं ताकि जब भी वो पब्लिक में आए वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाए। हाँ, इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री या सूचना की विषमता कहते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में जब नेता जाता है तो तीखे सवाल होते हैं, गलती की गुंजाइश होती है। टीवीके ने अपने फैन क्लब्स, मीम्स, रील्स और यहां तक कि गांव में हॉलोग्राम्स और रोबोट्स के जरिए अपना संदेश सीधे जनता के फोन पर पहुंचाया, बिना किसी बीच वाले के। बिल्कुल। उन्होंने नेता के इर्द गिर्द एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया जहां मतदाता सिर्फ वही फ्लॉलेस क्यूरेटेड वर्जन देखता है जो स्ट्रैटेजिस्ट ने डिजाइन किया है। पुरानी पार्टियां बस हवा में मुक्के मारती रह गईं क्योंकि उनके पास अटैक करने के लिए कुछ था ही नहीं। और मुझे लगता है विजय की सिनेमाई छवि ने भी इसमें आग में घी का काम किया होगा। मतलब अगर हम पुराने दौर के एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियंस को देखें, जैसे एमजीआर, तो वो पर्दे पर हमेशा भगवान जैसी बेदाग छवि बनाते थे। हाँ, एकदम देवता वाली इमेज। वही तो। लेकिन विजय ने अपनी फिल्मों में कई बार शराबी प्रोफेसर या गैंगस्टर जैसे किरदार निभाए हैं। तो एक तरह से इस इम्परफेक्ट इमेज ने उन्हें जेन जी के लिए ज्यादा रिलेटेबल बना दिया। उन्हें लगा कि ये आदमी कोई भगवान नहीं है, हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। सही बात है। आज का युवा उस नेता पर भरोसा नहीं करता जो खुद को सर्वगुण संपन्न दिखाता है। टीवीके ने इस जमीनी अप्रोच को सिर्फ फिल्मों तक नहीं रखा, टिकट बंटवारे में भी लागू किया। वो कैसे? उन्होंने आम लोगों को टिकट दिए। मतलब रोयापुरम से एक पूर्व ऑटो ड्राइवर के विजय धामू ने 5 बार के विधायक डी जय कुमार को हरा दिया। एक ऑटो ड्राइवर ने 5 टाइम एमएलए को हरा दिया। वाओ। हाँ, और इसी तरह खुद विजय के ड्राइवर के बेटे आर सबरीनाथन ने विरुगंबकम सीट से जीत हासिल की। ये ट्रेडिशनल राजनीति बिल्कुल नहीं थी। आखिर में तो इलेक्शन जीतने के लिए ठोस वादे चाहिए होते हैं। टीवीके ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए वो इतने भारी भरकम थे कि मुझे उनके इकोनॉमिक्स पर थोड़ा शक होता है। आप किन वादों की बात कर रही हैं?
उन्होंने महिला मुखियाओं को 2,500 रुपए महीना, दुल्हनों को 8 ग्राम सोना, साल में 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर और बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 रुपए महीना देने का वादा किया। मतलब तमिलनाडु जो पहले से ही भारी कर्ज में डूबा है, वहां एक परिवार को साल में करीब 2.5 लाख रुपए तक के फायदे देने का वादा। क्या ये बस एक मैजिकल थिंकिंग नहीं थी? अगर कोई इकोनॉमिस्ट इसे देखेगा तो बिल्कुल ये मैजिकल थिंकिंग ही लगेगी। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? मतदाता का तुरंत का दर्द, जैसे हमने मैक्रो और माइक्रो की बात की थी। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक संकट। बिल्कुल। जब एक महिला को सीधा एलपीजी सिलेंडर और कैश मिलने का वादा मिलता है तो उसे राज्य के डेट टू जीडीपी रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवीके ने खुद को बहुत चतुराई से सेंटर लेफ्ट विचारधारा में रखा। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिगर्स का भी तो इस्तेमाल किया ना? हाँ, अंबेडकर, पेरियार और कामराज के साथ साथ उन्होंने रानी वेलु नाचियार और अंजलि अम्माल जैसी महिला हस्तियों को अपना वैचारिक गुरु माना। और इस सबको उन्होंने टेक विकास के वादों के साथ मिक्स कर दिया, जैसे लोकल जॉब्स में 75% आरक्षण और $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक एआई सिटी बनाने का वादा। तो मतलब जमीनी गुस्सा, एल्गोरिथमिक ऑरा और हेवी प्रोमिसेस, इन सब ने मिलकर टीवीके को 108 सीटों तक पहुंचा दिया। लेकिन असली थ्रिलर तो रिजल्ट्स आने के बाद शुरू हुआ ना। बहुमत का आंकड़ा तो 118 था। हाँ, और ये सबसे मुश्किल दौर था उनके लिए। और विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। नियम के हिसाब से उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ी, जिससे उनकी टोटल संख्या 107 रह गई। बहुमत से पूरी 11 सीटें दूर। एक नई पार्टी जो एंटी सिस्टम प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ी थी, वो अचानक एक संवैधानिक संकट में फंस गई। यहीं से राजनीति का सबसे कड़वा सच शुरू होता है। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देने से सीधा इनकार कर दिया। गवर्नर का तर्क क्या था इसमें? उनका कहना था कि जब तक 118 विधायकों का लिखित समर्थन नहीं मिलता, वो किसी भी मौखिक दावे को नहीं मानेंगे। इसके बाद तो पूरे राज्य में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सोशल मीडिया पर 1997 का प्रमोद महाजन का वो फेमस भाषण वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने कॉलिशन पॉलिटिक्स के मजबूरियों को समझाया था। बिल्कुल वही। तो इस बहुमत जुटाने की रेस में जो सबसे पहला बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आया, वो था कांग्रेस का पाला बदलना। मतलब कांग्रेस के पास 5 सीटें थी और उन्होंने डीएमके का साथ छोड़कर अचानक टीवीके को सपोर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा भूचाल था। डीएमके लीडर कनिमोजी ने तो लोकसभा में कांग्रेस से अपनी सीटें अलग करने तक की मांग कर डाली थी। अरे हाँ, और खुद कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी के स्टेप को पब्लिक में निंदनीय बोल दिया था। कांग्रेस दरअसल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा रही थी। उन्होंने सपोर्ट के बदले टीवीके के सामने शर्त रखी कि बीजेपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस को अपने एमएलएज को लेकर इतना डर था कि उन्हें तुरंत अपने 5 विधायकों को हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में भेजना पड़ा। वाह, क्लासिक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। तो 107 और 5 हुए 112। हाँ। अभी भी 6 सीटों की जरूरत थी। इसके बाद आई लेफ्ट पार्टियां, सीपीआई और सीपीआईएम। उनके पास 4 सीटें थीं। लेकिन ये पॉइंट मेरे लिए सबसे अजीब था। मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसका बेस ही कैपिटलिज्म के खिलाफ है, वो ऐसे पॉपुलिस्ट नेता को कैसे सपोर्ट कर सकती है जो एआई सिटी और हजारों रुपए कैश बांटने की बात कर रहा है? इसे ही अलायंस पॉलिटिक्स कहते हैं, जहां आइडियोलॉजीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन टीवीके नहीं, एआईएडीएमके और बीजेपी थे। उन्हें बस इन्हें सत्ता से बाहर रखना था। इसलिए लेफ्ट ने टीवीके को बिना शर्त बाहरी समर्थन यानी अनकंडीशनल आउटसाइड सपोर्ट दे दिया। तो आंकड़ा पहुंच गया 116 पर। हाँ। और अब बचा आखिरी मोहरा यानी वीसीके। ये दलित पॉलिटिक्स करने वाली एक पावरफुल पार्टी है जिनके पास 2 सीटें थी। वीसीके के नेता थोल तिरुमावलावन तो अचानक किंग मेकर बन गए। बिल्कुल, और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सीधे डिप्टी सीएम पोस्ट और आगे के लोकसभा चुनाव में सीटों की मांग रख दी। काफी रस्साकशी चली, लेकिन 9 मई की सुबह वो भी मान गए। और इस तरह विजय की उस 1 सीट को वापस जोड़कर अंकरा 119 पर पहुंच गया। हाँ, लेकिन इस सब के बीच एक और ड्रामा चल रहा था जो लोगों को थोड़ा फनी भी लगा। एआईएडीएमके को हॉर्स ट्रेडिंग का इतना डर था कि उन्होंने अपने 40 विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में छुपा दिया। 40 एमएलएस को? हाँ, और एएमएमके के टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि टीवीके ने उनके इकलौते एमएलए एस कामराज के सपोर्ट लेटर पर फर्जी साइन किए हैं। लेकिन टीवीके ने तुरंत क्या किया? उन्होंने उस एमएलए का हंसते हुए साइन करने वाला वीडियो डाल दिया।
सारी साजिश वहीं खत्म। और ध्यान दीजिए, बीजेपी जिसके पास सिर्फ एक सीट थी, वो पूरे सीन से ही गायब रही। मतलब यहाँ एक गजब की आयरनी बिकती है। जो पार्टी सिस्टम को बदलने, साफ राजनीति और एल्गोरिथमिक ऑरा की बातें करती आई थी, आखिर में सत्ता पाने के लिए उसे उसी पुरानी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, डर और वैचारिक समझौते का सहारा लेना पड़ा। ये सिखाता है कि सिस्टम को बाहर से चैलेंज करना आसान है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो आपको उसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी डिजिटल कैंपेन उन्हें वो आखिरी 11 सीटें नहीं दिला सकता था जो उन्हें इन पुरानी पार्टियों से मिली। सही बात है। तो आखिर गणित बैठ गया और 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण हुआ। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की वजह से इसे बड़े नेहरू स्टेडियम की जगह लोक भवन में रखा गया। और एक अजीब सा राष्ट्रीय संयोग देखिए, ठीक उसी दिन वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने के बाद सीएम पद की शपथ ले रहे थे। हाँ, एक ही दिन में 2 अलग राज्यों में पुराने किले ढेर हो गए। और तमिलनाडु का ये ओथ सेरेमनी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक किसी बड़ी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर के रिलीज होने जैसा सेलिब्रेशन था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जगह पावर दांव पर थी। और कुछ सिनेमाई भविष्यवाणियां भी तो सच हो रही थी ना, जैसे 2024 की फिल्म गोट का वो सीन जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट पर सीएम 2026 लिखा था, वो हर जगह वायरल था। और त्रिशा कृष्णन का 2004 का एक इंटरव्यू जहां उन्होंने मजाक में खुद को फ्यूचर सीएम बताया था, लोग उसे भी शेयर कर रहे थे। सेलिब्रेशन तो पूरे साउथ इंडिया में थे। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की सड़कों पर ढोल बज रहे थे। लोगों को अचानक एनटीआर की एंट्री याद आ गई। बैंगलोर के टेक कॉरिडोर में भी विजय के फैंस जश्न मना रहे थे। लेकिन केरला में यह दीवानगी थोड़ी एक्सट्रीम चली गई। एक्सट्रीम कैसे? तमादूर में कुछ एक्साइटेड फैंस ने गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के प्रतीक के रूप में एक बकरे का कटा हुआ सर सड़क पर घुमाया। पुलिस को वहां सख्त एक्शन लेना पड़ा। अरे बाप रे, बकरा काटा, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है। खैर, इस सब जश्न के बीच मुझे लगता है दिल्ली बैठे नेताओं की तो नींद उड़ गई होगी। बिल्कुल। 39 लोकसभा सीटों वाले इस बड़े राज्य में अब एक आजाद और ताकतवर क्षेत्रीय नेता था। वो किसी पुराने अलायंस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते थे। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये एक नया दर्द सर बन गया था। अगर हम इस पूरे एपिसोड को समेटें तो 2026 का ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक नया चैप्टर है। ये दिखाता है कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक गुस्से को डेटा, मीम्स और सिनेमाई इमोशन के साथ जोड़कर आप उन सत्ताओं को हिला सकते हैं जो 59 सालों से तस से मस नहीं हुई थीं। चुनाव जीतना एक बात है, पर टीवीके का असली टेस्ट अब शुरू होगा। कांग्रेस, लेफ्ट और वीसी जैसे बिल्कुल अलग विचारधारा वाले साथियों को एकजुट रखना और उस भारी कर्ज वाले राज्य में इतने महंगे वादे पूरे करना, ये कोई आसान काम नहीं है। उनका हनीमून पीरियड बहुत ही छोटा होने वाला है। सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर एल्गोरिथमिक ऑरा, मीम्स और स्ट्रैटेजिक साइलेंस का यूज करके पुरानी पार्टियों और ट्रेडिशनल मीडिया को इतनी आसानी से बाईपास किया जा सकता है, तो क्या ये आने वाले कल का नया ब्लूप्रिंट है? क्या हम भविष्य में भारत के बाकी राज्यों में दूसरे टेक सेवी सेलिब्रिटीज को इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का इस्तेमाल करते देखेंगे? क्या सच में हमारे देश की राजनीति और चुनाव का भविष्य यही है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे काफी बहस होगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।